नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पसेस ओनली. देयर इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल. आई एम शेयरिंग माई स्टडी ओनली. सो प्लीज़ आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही चीज़ों को देखने की कोशिश करें. जनरली मैं अपनी चीज़ों को डालता रहता हूँ, तो आप लोगों के समक्ष ले आया. रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं. और व्हाट्सएप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बट एक मत के लोग सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्टडीज़ होती है, उन सब चीज़ों पर डालते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अपडेट्स मिलती हैं. दैट इज़ अ गुड चैनल एंड बहुत बढ़िया वहाँ पे कॉपरेशन चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से. तो बेटर है कि करीबन 400 समथिंग, कुछ 70 या 68 50 या 60 समथिंग लाइक दैट लोग जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग छोड़ते भी हैं. देखो, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. मतलब ये तो है ही है. देखो, कोई भी टास्क ईजी नहीं है. आप जॉब करने जाओगे, वो भी काम आसान नहीं है. आप देखते हो कि काम कोई आसान नहीं है. हमें जो लगता है चीज़ें ईजी नहीं. ईजी कब होती हैं? ईजी तब होती हैं जब आप कह सकते हैं, पैसा तो देखो सब बंदे कमाना चाहते हैं. सब चाहते हैं वेल्थ बने, प्रॉफिट्स बने, इंजॉय करें लाइफ को, आगे बढ़ें और स्ट्रगल ना हो, लाइबिलिटीज़ कम से कम हो. तो लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक कह सकते हैं एक रूल काम करता है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत ही कम पैसा होता है. तो वो उनका जो डिसिप्लिन, नेचर और जो एक कह सकते हैं एक रूल है, उस रूल के तहत जब जीवन चलता है या चीज़ें चलती हैं या ग्रोथ के लिए चलता है बंदा, तो उस हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं और आगे काम करती हैं. कहने का मतलब है कि जैसे सपोज आप किसी गरीब आदमी को, क्योंकि उसका उसका कंसेप्ट डिफरेंट है. पैसा कमाने एक कला है, पैसे को बचा के रखना एक कला है, पैसे को बढ़ाना एक कला है. और चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है. एक आध दो बार अगर आपने शॉर्टकट से चीज़ें बना भी ली, तो वो बहुत ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है. जैसा कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों की लॉटरी लगती है, जो मतलब प्रैक्टिकली उनकी किस्मत में है, चीज़ें आई, बट वो सस्टेन नहीं हो पाती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, और वो आके वापस में कुछ समय बाद वापस चीज़ें उसी लेवल पे आ जाती हैं, और उनका वो जो पैसा आया हुआ होता है वो चला जाता है. ये अपने ज़्यादातर, मतलब मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है. तो जो गरीब है वो गरीब है, और जो अमीर है वो अमीर है. वो उसको रूल वो फॉलो करता है, तभी चीज़ें बनती हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बार चर्चा की है, चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. और इवन ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ तो फिर सर आपने क्यों नहीं कर लिया. क्योंकि हम जहाँ तक सीख पाए हैं, हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं. प्रैक्टिकली आप ये बात मानो. हमें ये सिखाया गया बचपन से चले चीज़ें. अगर जैसे मतलब आप लोगों के समक्ष वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं अपनी जो कह सकते हैं इनर साउल से जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैंने जहाँ तक भी जो कर पाया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या जो नहीं कर पाया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो मैं एनालिसिस मेरी रहती है, मैं वो आप लोगों के समक्ष अपनी शेयर करता हूँ. तो जैसे कि बचपन से हम लोगों को जो मिडिल क्लास, नॉर्मली हम सबके सब वही है, सर्विस क्लास हैं, और छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई फार्मर होगा, कोई कुछ होगा, मतलब इसी तरह की ये स्टडिंग फेज है. ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है बैठ के कुछ एक आध % को छोड़ दो, बाकी को बैठ के खा सको, या ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, पैसा बनाना है, करना है, ठीक है सर, करना तो है, सबको करना है. करा कैसे जाए, क्या किया जाए, तो वो रूल हमें पता क्यों नहीं चलता. भाई बड़े लोग नहीं बताना चाहते. आज जो कभी किसी को बड़ा पैसा दे भी दो, नीचे जो कोई लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो पैसा वैसे, क्योंकि उनको उसका नेचर नहीं पता कि हाउ टू इंक्रीज द वेल्थ, कैसे क्रिएट करना है, प्रॉफिट्स में खुश रहोगे या आगे बढ़ोगे, या किस तरह के हैं ये सब चीज़ें. तो बचपन से हम लोग जो एजुकेशन हुई थी, एजुकेशन लेना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन जो जनरली चलता है कि हमें एक चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि पैसा कमाना है. पैसा कमाना है, किससे मिलेगा पैसा, हमारे पास कुछ पूंजी तो है नहीं, पीछे से कुछ है नहीं. बोला ठीक है. जनरली घरों में क्या है कि भाई छोटी मोटी खेती होगी, या कुछ छोटा मोटा बिजनेस होगा, वहाँ से कुछ आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे होंगे, कुछ जॉब से अर्न कर रहे होंगे, कुछ छोटे मोटे कहीं से इन सब चीज़ों से जुगाड़ तुगाड़ करके, और ठीक है, वो भी स्ट्रगल है हर एक की अपनी एक, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, और थोड़ा मीडियम हो, तो उनकी अपनी एक स्ट्रगल रही है, और जनरेशन टू जनरेशन नहीं है अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश नहीं की. और आपने ऐसा भी देखा कि जब भी रूल चेंज हुआ है, कुछ एक आध दो लोग, किस्मत की बात अलग होती है, लेकिन जब भी रूल चेंज हुआ, यानी कि जो जो रूल है वेल्थ क्रिएट करने का, वो रूल किसी ने अडॉप्ट करने की कोशिश की है, तो उसको पैसा मिला भी है. एक आध 2% वहां पे भी छोड़ दो कि किस्मत खराब है, तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल चीज़ें वर्कआउट करती हैं.
अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे। मतलब अगर छोटे बंदे को भी पकड़ा दोगे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो वो ये सोचेगा बस मेरे लिए बहुत है यार, बहुत है। लेकिन जो एक रूल होता है उस हिसाब से आदमी बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसीलिए वेल्दी लोगों के पास में पैसा बढ़ता रहता है और जो है गरीब लोग जो है कि नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम पॉइंट ऑफ व्यू लाएं। तो हमने जैसे मैंने बात कही कि ना हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बचपन से हमने पढ़ा किया, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। भाई हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, या कोई भी जो भी चीज़ें हों, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो हम इसलिए पढ़ते हैं या हमें पढ़ाई जाती हैं कि वो सिलेबस में है, पढ़ना है, नंबर लाने हैं और करना है। उसके बिना आपको क्योंकि पीछे से तो कुछ है नहीं, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, कुछ भी है। आप सब कुछ करते चले गए, संस्कृत और ये और वो, मैथ फलाना ठिकाना, और जाके फिर वहाँ पे फिर गए आप, फिर मतलब पेरेंट्स भी बोले कि जो सबने फॉलो किया आप भी फॉलो करो, हमने भी करा, सबने करा। करते कराते आप 12th तक पहुँचे, ग्रेजुएशन तक पहुँचे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचे। एक फील्ड पकड़ा दी गई कि भाई ठीक है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। अभी तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, बट फिर भी तो बन गई, एक फील्ड बन गई। बोला ठीक है, बोला क्यों करना है ये सब? बोला करना इसलिए है कि भाई जॉब करनी। जॉब क्यों करनी है? भाई पैसा कमाना, पैसा कमाना। बोला कि जिससे कि हमारे जीवन, हमने करी, तुमने करी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करी, हम सब करेंगे। बोला ठीक है। तो फिर क्या होता है कि भाई ये बच्चे को ये समझ में आता, जैसे मुझे जर्नी समझ में आई कि जॉब से एक मीडियम क्लास की जॉब मिली या लोअर क्लास की जॉब मिली या उससे और ऊपर कि हम इसमें क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे या टॉप लेवल की जॉब मिल लेंगे तो बहुत पैसा होगा और बहुत पैसा बना लेंगे। पैसा ऐसे ही कमाया जाता, बनाया जाता। ये चीज़ें बाद में पता चली कि भाई आप मान के चलो 50,000 की जॉब कर रहे हो, आपने 20-22 हज़ार 25,000 में आपने अपना खर्चा निकाला, जब आप बैचलर हो या कुछ भी हो, और आपने 25,000 सेव किए। सेविंग के बाद बोला अच्छा ठीक है पापा पैसा बच रहा है, क्या करना चाहिए? बोला अच्छा ठीक है पैसा बच रहा है, ओके यार एक काम करो, एफडी कर दो, पॉलिसी ले लो। नहीं तो अब जो नावाडेज, अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि म्यूचुअल फंड में लगाते हैं लोग। नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया आपने 10-5 साल, ठीक है, बोला कि प्लॉट ले लो, फिर कह लिया कि मकान ले लो, फिर मतलब इसी तरह की चीज़ें, और वो कैरी ऑन हो जाती हैं और आपके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ जाती है। फिर आप भी अपनी अगली जनरेशन पे चीज़ों को उसी तरह से बढ़ाते हैं। लेकिन कंसेप्ट ये पैसे का है ही नहीं। करना क्या है कि पैसे को पैसे कमाने, आप बहुत ज़्यादा पैसा अकेले इंडिविजुअली जॉब करके, काम करके पैसा नहीं कमा सकते हो। आप अपनी चीज़ों को कह सकते हैं फुलफिल छोटी मोटी कर सकते हो, लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो करना क्या पड़ेगा? इवन ये भी दुहाई दी जाती हैं, अरे यार लग गई जॉब, बढ़ गया, ठीक है यार क्या करना, पैसे के पीछे इतना पागल क्यों होना, जीवन भी जीना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और हर जनरेशन यही बात बोलते हुए और पैसे के पीछे ही भाग भाग के, और इंटरनली वो भाग रहे हैं, बट उनका जो लाइन और लेंथ है वो गलत है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैंने तो देखा है कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने जॉब करी, मेरे फादर ने जॉब करी, मैंने एक जॉब करी, फिर मैं अभी सेकंड जॉब कर रहा हूँ, सब गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। एंड एट दिस स्टेज आल्सो मुझे मेरा जो कमिंग जनरेशन है तो वो भी, हालांकि मैंने उसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं डाली और नीड भी नहीं मतलब बोली, लेकिन हाँ ये है कि हाँ उसको स्टार्ट करने के लिए उसको अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ खुद से जॉब से ही चालू करना पड़ेगा, और देन कंसेप्ट विल बी टेल। बट आई हैव गिवन फ्रीडम कि यू आर नॉट फोर्स टू मीन्स कि नहीं यार तुमको जॉब पकड़नी है, पकड़नी है, बट उस पैसे से आप जो जॉब करोगे उसकी नीड इस बात से नहीं है कि जीवन में अगर पैसा ये नहीं करा तो आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे। आप अपने जो कह सकते हैं पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो या जो भी करना चाहते हो, वो आपका पैशन होना चाहिए। अब जहाँ तक हम शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, टॉपिक पे आ जाएं, तो वो इस बात पे है कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। आज रिटेल इन्वेस्टर्स आए हुए, बड़े लोग तो पैसा बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं, मार्केट से बना रहे हैं, गिर रहा है तो बन रहा है, ऊपर जा रही है तो बन रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स नीचे गए हैं, क्या कौन नहीं टूटा है। मैं कह रहा हूँ चलो स्मॉल कैप की बात छोड़ दो, मिड कैप की बात छोड़ दो, एसएमई लॉट की कंपनी की बात छोड़ दो, पेनी स्टॉक्स की बात छोड़ दो, अच्छे बिजनेसेस जो जो पोटेंशियल लगते हैं, बिजनेस चल रहा है बहुत सारा, तो वो आज भी चीज़ें चल रही हैं, वो मार्केट में आज भी डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर टॉप से करेक्टेड हो गई तो उन्होंने पूरे अपनी जो है कंपनी, अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मार्केट से निकल गया यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरा जो मार्केट कैप था 1,000 करोड़ का था और मैं अब 500 करोड़ के आदमी में हो गया हूँ, 500 करोड़ मेरे चले गए,
तो मार्केट में वो उस एंगल से नहीं सोचते, वो अपने बिजनेस पे स्टिक हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एग्जांपल जस्ट आप लोगों ने ही शेयर किया था कि भाई यथार्थ है, वो काम कर रहा है। उसके देखो, हमें पहचानना आना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, किस तरह से, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कर कैसे रहा है, क्या स्ट्रगल है, क्या चैलेंजेस हैं उसको, किस तरह का मार्केट कैप है, कहाँ से ग्रो किया, कहाँ तक है, विजन क्या है। वहाँ पे जितनी छोटी कंपनी उतनी बड़ी नज़र भी रखनी पड़ती है कि भाई ये जो कह रहा है, बोल रहा है, और जो प्रैक्टिकली प्रॉफिट्स और जो सिनेरियो निकल के आ रहा है उनमें कहीं मैचिंग है, चीज़ें हैं नहीं है, वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे अभी देख सकते हो 3,07,000 का ये है, और ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, और ये 6,44 का ये बचा, तो 6,3,9,9 साढ़े नौ लाख के करीब आपको ये दिख रहा है। और 35,000 रुपये का करीब आप मान लो जो कह सकते हैं डिविडेंड्स, तो आप ये कह सकते हो कि 9,85,000 के आसपास तक के प्रॉफिट्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब 10 लाख से नीचे हुए हैं। ठीक है, तो ये गिरा हुआ मार्केट है। मैंने 25 लाख के प्रॉफिट्स भी देखे हुए हैं, आप लोगों को दिखाए भी हैं, सब कुछ शेयर भी किया हुआ है। आज जो बात कर रहे हैं वो एक, उससे पहले एक तो मैं आपको थोड़ा ये शेयर कर दूं। देखो हिंदुस्तान की बात करूं, ईडी रेट चली, 4 मशीनें 8 घंटे से कैश गिन रही, ईडी बंगले में इतना कैश मिला कि सब चौंक गए, मचा हड़कंप। ठीक है, तो ये चल रही है, ये बिहार का जो है कि मतलब कोई इंजीनियर हैं जो कह सकते हैं कि उनके यहाँ मिला है, गवर्नमेंट इंजीनियर्स हैं, और जो भी चीज़ें, तो मुख्य अभियंता जो है भवन निर्माण विभाग के, पीडब्ल्यूडी के, तो भाई पैसा ये पकड़े जा रहे हैं, तो चीज़ें कही जा रही। लेकिन इकोनॉमी में ब्लैक मनी रन करता, जिसको जहाँ मौका मिला है उसने छोड़ा नहीं है। 99% लोग वैसे ही हैं कि भाई इंडिया की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, इसीलिए अकूत धन संपत्ति इकट्ठी करने की कोशिश रही है। ठीक है, बात करूंगा कि मार्केट में गिरावट है, चीज़ें गिरावट है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन चल रही हैं, ग्लोबली चल रही हैं कि भाई टैरिफ वॉर है, 2 तारीख से ट्रंप की जो सिचुएशंस होंगे ग्लोबली, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इंडियन मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट बैठेगा, ऑटो सेक्टर पे जो 25% का टैरिफ लगाया उसका क्या इम्पैक्ट बैठेगा, क्या, और अभी रिजल्ट्स आएंगे तो क्या चलेगा, ग्लोबली क्या अपडेट्स हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये सब चैलेंजेस चलते रहेंगे, इनके वजह से मार्केट अप डाउन चीज़ें देखता रहेगा। ठीक है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम इन चीज़ों को तो खैर अपडेट रखें ही रखें, पैरेलली हम कर क्या सकते हैं कि भाई ठीक है, हमने तब भी नहीं रोक पाया जब 25 लाख के प्रॉफिट थे मेरे पोर्टफोलियो में, और मैंने तब भी नहीं रोक पाया जब आज मैं 10 लाख के हेरफेर में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और जब हम इनमें हमारा हाथ नहीं, तो मैं अपने काम पे चीज़ों के हिसाब से मतलब कंटिन्यू हूँ। हाँ, ये है कि हमें सितंबर में भी नहीं पता था, सितंबर 2024 में, कि अक्टूबर में गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, तो सितंबर में ही प्रॉफिट बुक कर देते सब के सब। ठीक है, हमें अक्टूबर में भी नहीं पता चला था कि अक्टूबर से आगे जाके और कितने महीने गिरावट रहेगी, हमने अक्टूबर में भी बाइंग करी अपनी, कम ज़्यादा तो वो चलती रहती है। ठीक है, नवंबर में भी नवंबर दिसंबर में छोटा सा मतलब ठीक ठाक, लेकिन सेलिंग वहाँ पे भी कंटिन्यू रही, एफआईज की वगैरह की, तो वहाँ पे भी हमें नहीं पता था, तो बाइंग वहाँ पे भी अपनी चलती रही, दिसंबर में भी अपनी चलती रही, जनवरी में भी अपनी चलती रही, फरवरी में भी अपनी चलती रही, और मार्च में भी चलती रही। मार्च भी कंप्लीट है, मार्च में अभी लास्ट कुछ डेज में छोटा मोटा एक मतलब कंसोलिडेशन के लेवल पे आई हैं चीज़ें, पता नहीं अब आगे जो भी ग्लोबली इम्पैक्ट बैठेगा, चीज़ें बैठेंगी तो उस हिसाब से चीज़ें करेक्शन होंगी, और स्मॉल कैप्स वगैरह इन सब में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो गिरावट रहती है, और वो वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी अगर आपको इन सब चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप की बात करी जाए तो ये देख सकते हो कि अगर मैं इसे बात करूं तो ये देख सकते हो यहाँ से चार्ट ने जो रिटर्न दिया था, ये मतलब बात कर रहा हूँ मैं जब कोरोना के टाइम पे जो मार्केट क्रैश किया था, उसके बाद से देख सकते हो कि लगभग 500% तक के रिटर्न मतलब आपको विजिबल हो जा रहे हैं। जब अपने टॉप हाईएस्ट की बात करूँ, लोवेस्ट बॉटम से, कि 500% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी में 2020 से 2025। ठीक है, तो इतने ह्यूज रिटर्न्स विद इन नो टाइम अगर मतलब इंडेक्स ने बना के दिए हैं, तो कंपनीज तो करेक्शन भी उसी तरह से आता है, गिरावट भी उसी तरह से होती है, लेकिन तो ये वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ती है, जिस लेवल की भी आपने कंपनी ले रखी है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, और डाइवर्सिफाई आपको करना आना चाहिए। मैंने आप चीज़ों लोगों के समक्ष ये सब चीज़ें बहुत बार शेयर करी हैं। दूसरी चीज़ जो एक, जैसे मैंने आप लोगों के समक्ष पुराने अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की, उनके वीडियोज़ को मैं धीरे धीरे डिलीट कर रहा हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट मई मंथ में उनमें रीअप्लाई कर सकूं फॉर द मोनेटाइजेशन, तब उसमें वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। और ये चैनल चल रहा है तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट करिए, बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के समक्ष जो चीज़ें लेके आता हूं वो बहुत ही अपने
रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं रहता, लेकिन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेके आता हूँ। कंपनीज़ को छांटना, कंपनीज़ के मार्केट कैप के हिसाब से उसकी वॉलेटिलिटी को देखना, कंपनीज़ के मार्केट कैप के हिसाब से किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना है, कितना पैसा लगाना, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कहाँ क्या जाना है, कहाँ गलती हुई, कैसा क्या है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपने पुराने वीडियोस में, रॉ स्टेज में पड़ी हुई हैं, बट हैं, और आगे भी शेयर करता रहूँगा अगर आप बने रहोगे। ये है, और डिपेंड करेगा कि चैनल पे कोई स्ट्राइक कॉल नहीं आती है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन अगर एक भी आती है तो फिर मुझे अपने कंटेंट को बदलने की ज़रूरत होगी। बट आप लोगों के समक्ष आने वाले 5 से 8-10 महीनों के बाद चीज़ों को मैं थोड़ा से डिफरेंटली डालने की कोशिश करूँगा। और कनेक्शन हमारा मेन जो बना हुआ है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग समझते हैं, और कितनी ईमानदारी से चीज़ें हमारे ग्रुप में चलती हैं वो आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, अभी तक तो बाकी का जैसे बात करेंगे कि तो वो जो पैरामीटर्स हैं, मार्केट कैप है, पी है, देन आरओसी, आरओई वगैरह, देन प्राइस इंडेक्स, और ये सब बहुत सारी चीज़ें, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, देन कितना रिजर्व्स है, किस हिसाब से मतलब उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, रिसीवेबल्स क्या हैं, देन आपका लोन प्लेज क्या है, देन ये शेयर्स में, देन तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और सेक्टर वाइज तो चीज़ें अलग अलग भी देखनी पड़ती हैं, और ये सब एक्सपीरियंस से आता है। और फिर जो है कि आपने जो मतलब कह सकते हैं शेयर्स में बाइंग सेलिंग क्या है, कितना प्रमोटर्स ले रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कौन कॉल क्या है, ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, कंपनी को पढ़ने के बाद, वेबसाइट देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। पहले के स्टडीज़ में और अभी की स्टडीज़ में भी अंतर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। हालांकि ट्रेडिंग वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मार्केट अभी गिरा हुआ है, सभी कंपनीज गिरी हुई हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जैम में पैसा लग रहा है, किन लेवल्स पे कौन ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, कहाँ पे कैसे है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखने हैं, किस तरह से बढ़ना है, उन सब चीज़ों पर आप लोगों के समक्ष डिसीजन रहता है, और मैं अपने पोर्टफोलियो दिखाता रहता हूँ। तो जैसे इसमें एक RSI इंडेक्स भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी होता है, ज़्यादातर टेक्निकल जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो लोग यूज़ करते हैं। बट ये है कि आपको ज्ञान छोटा मोटा सभी चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें मिलके आपको किसी एक पैरामीटर पे कंपनी को डिसाइड नहीं किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के और फिर आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, और ग्रेजुअली बढ़ना होता है, वो बाइंग स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने डिस्कस करी है, पता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बोला है कि ये क्या है, ये मेजर करता है पोटेंशियल ओवर द बोट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, मतलब कि शेयर जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है या ओवरबॉट कंडीशन में है, कि मतलब महंगा है या सस्ता है। तो वो एक इंडेक्स रखा गया, और इन्होंने एक जनरली रखा गया 0 से 100 एक क्या नाम ऑक्सीलेशंस रखे हैं इंडिकेटर का, और कहा कि अगर कोई शेयर इन जनरल, इन्होंने बोला, हालांकि ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक आपके सेक्टर वाइज कि भाई कौन सा सेक्टर, कोई कभी कभी होता है कि कोई सेक्टर के शेयर सभी महंगे होते हैं, और अच्छी चीज़ महंगी तो होगी, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस अगर चीज़ें मार्केट में सब तरफ से गिरावट है, चीज़ें गिरी है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद भी, कि जैसे कि आप देखेंगे कि RSI इंडेक्स हम जैसे देख रहे हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि भाई प्रॉफिट हर बार कंपनी बढ़ाती जा रही, करती जा रही, चीज़ें कर रही है, तो ले लें। नहीं भाई, आप उसकी वैल्यूएशन को भी समझ में आना चाहिए। वैल्यूएशन के लिए कोई एक इंडिकेटर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, PE भी देखा जाता है, देन आपका प्रॉफिट्स को भी देखा जाता है, RSI को भी देखा जाता है, और भी बहुत सारे इंडिकेशन, तो ये भी बहुत हद तक मैटर करता है। इनका इन जनरल जो चीज़ें रखी जाती हैं वो कहा जाता है कि बोला कि 70 ओवर महंगी की कंडीशन में अगर दिखाता है तो, और नीचे आता है तो 30, और डिपेंड करता है वो शेयर टू शेयर एंड सेक्टर टू सेक्टर, तो इसे आप जो थोड़ा पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें, मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज बात करूँ तो जिन कंपनीज में मेरा पोर्टफोलियो में कह सकते हैं गेंस है नावाडेज जो है, वो जनरली मैं आपको शेयर कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि जो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज करूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपनी, जैसे टॉप से मैं 10 कंपनीज को केवल देख ले रहा हूँ, कि VBL है, स्काई गोल्ड है, डी दे प्लास्टिक, E2E, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आइसमेक है, मुद्रा, CSL, DCI, जैगल, और ये जो है सीका इंटरप्लांट, ये कंपनीज को मैंने टॉप से 10 कंपनीज को रखा। इन कंपनीज की जो PE देखा, अब डिपेंड करेगा कि वो सेक्टर PE वाइज कितना महंगा या कैसा है, तो उसको देखा तो VBL 68.9 पे दिखाई पड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, स्काई गोल्ड 43.6, डी दे प्लास्टिक 71.2। हालांकि देखो, ये जो ऐसा नहीं है कि
जिसका कम है तो वो सस्ता है, नहीं, डिपेंड भी करता है कि वो किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है और वो सेक्टर जो है क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो रखता है और उसकी कंपनीज दूसरी जो है कंपटीटर्स वो क्या रखती हैं और उनके रेशियो में ये कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही, टॉप में कहाँ थी, गिरावट क्यों हुई, कहाँ तक है और क्या RSI उसकी आ रही है, उन सब चीज़ों पे भी चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे और मतलब होती हैं, डिपेंड होती हैं। और आइसमेक की जैसे 69 E2E की 113 है पी, देन आइसमेक का 69.4 है, ई मुद्रा का 83.3 है, CSL का 8.18 है, DCI 22.5 है, जैगल का 64.9 है और सी का इंटरप्लांट का 55.1 है। तो ये कुछ जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेकिन मेरा जो मेन आज उद्देश्य है वो थोड़ा देखना है कि ये कंपनीज तो काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब इनमें बिलीव है कि भाई इतनी गिरावट के बाद भी अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में ग्रीन है तो काफ़ी चीज़ें सही होंगी। अब जैसे मैंने RSI इंडेक्स लगाया, अगर इसको फुल स्क्रीन आप कर लोगे नीचे ऐसे स्क्रॉल करके तो आपको पूरा दिखाई पड़ेगा, जो कि RSI नीचे दिखाई पड़ रहा है। जनरली 60 और 40 का दिखाया जाता है कि, और ये देख सकते हैं कि 30 के नीचे ये लोग मानते हैं कि जो है RSI डिपेंड करता है सस्ता। अब ये जैसे VBL का चार्ट दे रखा है और आपने देखा कि अभी जो स्टेज है देखो, अगर आप पूरी स्क्रीन कर लोगे तो मैं आपको देखो नीचे जो दिखा रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है ये अभी यहाँ पे अभी तो 47 के करीब पहुँच गया है, सॉरी हाँ 47 के करीब पहुंच गया। लेकिन ये जो वैल्यूएशन थी जैसे यहाँ पे जब ये टच किया तो ये बहुत अच्छी वैल्यूएशन शेयर की आई थी। तो इस जगह पे ख़रीदा हुआ शेयर जो था वो अभी लगभग उससे 100 रुपीज़ प्लस 110 रुपये ऊपर ही है विद इन नो टाइम, जबकि मार्केट पूरा करेक्टेड है। तो ऐसे समय पे डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वहीं पे हाई देख सकते हो कि जब ये अपना जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर हाई पे था तो उस जगह पे वो शेयर महंगा है। तो बहुत से जो कह सकते हैं ट्रेडर होते हैं वो इस RSI का भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और बहुत सारी कंपनीज को ट्रैक में रखते हैं और उन्हें इन लेवल्स पे मिलता है। अब ये देख सकते हो ये शेयर अपनी एक स्ट्रेंथ रखता है 50 के आसपास, उससे नीचे आता नहीं। जब भी आया है तो मान कि चलो कभी कंपनी में इंटरनली कोई गड़बड़ नहीं है तो, और उस जगह पे जो ट्रेडर्स कुछ लोग होते हैं तो वो बड़ा पैसा भी लगा के और फिर चीज़ें पोटेंशियली ऊपर जाती हैं जब भी मार्केट के सेंटीमेंट से चीज़ें सही होती हैं। तो जैसे VBL की बात करी तो VBL अब जैसे ये है अभी एक लेवल पे, लेकिन फिर भी इससे नीचे सस्ते पे जब भी कंपनी दिखाई पड़ी है तो उस जगह पे तो ये मतलब एक तरह से वेल प्रूवन चांस होता है। हमें डर लगता है कि पता नहीं कहाँ तक करेक्शन होगा, प्रैक्टिकली यही चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और मैं भी अपनी पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके फोकस्ड बना रहा हूँ एंड आई विल जो भी मेरे स्टेक्स होते हैं, बड़ा पैसा तो एकदम से नहीं लगता लेकिन मंथली जो भी मेरा स्टेक्स होता है उन सब चीज़ों पे मैं अब इस तरह की चीज़ों को भी ऐड ऑन करने की कोशिश, क्योंकि अब कुछ हद तक फोकस्ड चीज़ें आ गई हैं मतलब पोर्टफोलियो पे, तो उन्हीं शेयर्स पे ही मेरा जो रहता है हिसाब किताब। तो ये अब जैसे स्काई गोल्ड की बात करेंगे तो इसका RSI जैसे क्या बोल रहा है कि इससे काफ़ी हद तक इस चीज़ का क्लियरेंस मिल जाता है कि काफ़ी हद तक कि भाई ठीक है कि शेयर की जो वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है और वो किन लेवल्स पे है मार्केट में। अब ये देख सकते हो ये 48 के जो है RSI के लेवल पे चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और मैं 300 के आसपास तक लेने के उसमें हूँ और लिया है मैंने। अब इन स्टेक को बढ़ाया, क्यों मैंने बढ़ाया, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिटर्न मेरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है इसमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज ये जो है कम है। अब आप ये देखोगे कि शेयर पहले भी कभी ऐसी कंडीशंस पे आया तब चार्ट का लेवल यहाँ पे था। पहले तो देखो कंडीशंस है कि कंपनी को पहले पहचानना सीखो कि भाई यहाँ कंपनी आपको जितने भी पैरामीटर्स, बैलेंस शीट, रिटर्न्स, वो सब चीज़ों के जब खरी उतर आए तब फिर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके जब कंपनी में भरोसा कंटिन्यू हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ें सही हैं, इस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस आर वेरी लेस, तब आपको इन सब चीज़ों पे मतलब होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे महंगा दिखा इन लेवल्स पे और आज शेयर इन लेवल्स पे, ये करीबन ये इन लेवल्स पे था और आज शेयर यहाँ पे भी था और अब यहाँ पे भी है। अगर कंपनी ग्रोथ करती चली जाएगी तो ये लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यूज होते तो यहाँ पे बेचा जाता और यहाँ पे करीबन जितनी इस लाइन से मिड लाइन से नीचे 50 से नीचे करेक्शन मिल जाए तो आपको ईजी हो जाता। तो अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के चीज़ों को अभी इस तरह से किया जा सकता है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने पोर्टफोलियो में जो मेरी कंपनीज हैं उनमें अगर मुझे ढूंढना हो कि भाई मैं ये कंपनी में ऐड ऑन करूं या उस कंपनी में, क्योंकि जो नया पैसा वो लगना तो है ही है। अभी जैसे इसका डी प्लास्टिक का ये अभी रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं हुआ तो इसलिए इसका चार्ट में RSI आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं।
देन E2E नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बड़े रेंज में लगा दूँ तो देख सकते हो अब ये E2E अब ये आ गया पूरा चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखते हो कि ये चार्ट ने, तो ये वैल्यूएशन वाइज आपको चीज़ें दिखाई पड़ती कि शेयर की हिस्ट्री क्या क्या है ये। देखो पहली बात तो शेयर, ये बात तय है कंपनी को स्टडी करके कि भाई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपको झांसा तो नहीं जा रहा। तो जब आप उन सब चीज़ों पे क्लियर हो जाए कंपनी, और कंपनी आपको पोर्टफोलियो में रखनी है, समझनी है, देखनी है, बढ़ना है, फ्यूचर कॉन कॉल वगैरह सब, तब फिर आप कि मैं सही वैल्यूएशन पे कंपनी को कैसे ट्रैक करूं और सही जगह पे पैसा लग पाए। अब आप जैसे देखें सपोर्ट लेवल 50 का नॉर्मली आपको दिखता है भाई ठीक है, लेकिन ये डिप्स भी देती है कंपनी। लेकिन अगर आप मान के चलो ये इस जगह पे ट्रेड कर रही थी कंपनी, तब के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ये चल रहा था। अब आप ये कहोगे कि नहीं नीचे नहीं आएगी तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, जब भी छोटे मोटे मेरे पास, मैं फंड्स और इनके रेशियो के हिसाब से ऐड ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ पे भी ऐड किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा, अभी भी मतलब मौका मिलता है तो चीज़ों को ऐड करता हूँ। डिपेंड करता है कि मेरा उसमें स्टेक कितना लगा हुआ है। अब जैसे ये शेयर अभी इन लेवल्स पे है, तो ये लेवल एक बेस्ट लेवल, अब जैसे यहाँ पे है और ये सपोर्ट चार्ट वाइज भी देखो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, तो ये अगर इन लेवल्स पे है, एक बार कंपनी में अगर बिलीव है तो इन लेवल्स पे जीटीटी लगा होगा। और इफ इट गोज ऑन दैट लेवल्स, मतलब रिजल्ट भी, अगर रिजल्ट के हिसाब से भी चीज़ें आज मान के चलो रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ही खराब आया तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये चार्ट भी आपको उसी हिसाब से दिखाने भी लगेगा, ठीक है। तो हमें वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किस वजह से कंपनी के आउटपुट कम आए हैं या क्या है या कुछ है, इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अब ये, तो यहाँ पे आप अपने पैसों को लगाया जा सकता है। बोले ठीक है यार, अगर मेरा स्टेक कम है, डिपेंडेंसी कम है, तो इस कंपनी पे मैं जो है, या फिर मैं अभी इसमें निगेटिव में हूँ और मैंने हाई प्राइस पे थोड़ा ले रखा है, तो आई विल एवरेज, क्योंकि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो आई विल बाय अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, एक ये है। तो अब ये जैसे 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर स्टेक्स कम है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ इट। मतलब रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ। अब जैसे आइस मेक है, ठीक है, तो मार्केट कैप और चार्ट और ये सब चीज़ों को देख के हम चीज़ों को अब ये देखो कि कंपनी अपनी जर्नी को कंटिन्यू, जैसे कंपनी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती चली जाती है, शेयर वो महंगा ही होता जाता है, अगर अच्छी कंपनी तो बढ़ती चली जाती है। हम क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बाय करने का। शेयर जब ये महंगे आरएसआई पे था तब ये कंपनी कहाँ थी, यहाँ पे। जब भी स्पाइक आए तो महंगा हुआ, जब भी स्पाइक आए तो महंगा हुआ, जब भी स्पाइक आए तो महंगा हुआ, ठीक है, बाद में भी है। अब जैसे कंपनी, अब आप देख रहे हो कि ये जो प्राइस था यहाँ पे आरएसआई जो है वो हाई था, कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए, फ्यूचर कॉन कॉल है या जो भी चीज़ें, उस हिसाब से ये प्राइस भी महंगा था। लेकिन अगर कंपनी प्रूवन है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और देख सकते हो कंपनी फिर ये 900,000 के एयरफेयर में तक ट्रेड करी, लेकिन आरएसआई इज कम्स डाउन। ये देख सकते हो कि जो डिप दिया, तो मैंने इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट बनाया, यहाँ पे जो ये डिप दिया, तो इस जगह पे हमें अगर कंपनी ठीक लगती है तो ये देख सकते हो कि जब ये पहला डिप दिया था तो कंपनी 500 के आसपास मिली थी, अब की बार जो डिप दिया वो कंपनी आपको 600 के आसपास मिली है। तो हमें अकॉर्डिंगली, अब ये वापस स्पाइक कर गया तो देख सकते हो कि 900 के ऊपर ट्रेड कर गया, तो ये लेवल। तो ऐसा नहीं है कि आइस में एक अच्छी है तो मैं बाय कर लूँगा। आपके पोर्टफोलियो में इस तरह से जब बहुत सारी कंपनीज नज़र बनी रहेगी तो आप अपने स्टेक्स को, और ऐसा नहीं कि आइसमेक ने इस बार 900 पे ऊपर है तो ये आएगा, इट विल कम ना, हिस्ट्री आप देख लो। हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट्स मान के चलो बम्पर आ गया और इसका जो अगला लेवल पहुंच गया, मालूम पड़ा 1500 के लेवल पे आ जाएगा बाई द चांस, जैसे मान लो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर आप 1000 पे भी इसे खरीदने को तैयार हो, तब कहीं ये 1000 पे ट्रेड कर रही हो और तब उस समय आरएसआई आपको ये 100 रुपये, 1000 रुपये के ही प्राइस पे आरएसआई आपको 40 दिखाई लगे। डिपेंड करता है कि कंपनी के रिजल्ट्स और सिनेरियो क्या रहा। तो इन चीज़ों पे भी हमें समझना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पे इतनी तो ई मुद्रा मैंने, चलो ई मुद्रा का भी मैं दिखा देता हूँ, वीडियो फर्दर लंबा हो रहा है, लेकिन सीखने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके आता हूँ। और यहाँ देख सकते हो कि अब ई मुद्रा ये इन लेवल्स पे आई थी। अगर कंपनी खराब नहीं है, कंपनी पे बिलीव है, कंपनी के प्रोजेक्शन सब कुछ है, गिरावट जो थी वो ड्यू टू एनी सेंटीमेंट्स है, तो अब इन लेवल्स पे किसी ने अगर बाय किया होगा, डेफिनेटली इज इन भाई 700 के आसपास उसने बाय किया होगा, तो आज वो 150 रुपये प्रॉफिट में बैठा हुआ। लेकिन इस जगह पे पैसा लगाना, वो समझना, वो सब चीज़ों के ऊपर, ऐसा नहीं कि मौका पहले नहीं दिया, देख सकते हो यहाँ पे भी मौका मिला था आरएसआई। तो आप इस चीज़ को भी, अगर कंपनी आपको फिट लग गई, फिर आपको जब मौका लगे, तो मैं तो होता तो मैं तो यहाँ पे भी बाय करता, लेकिन उस समय वो 50 के वैल्यूएशन के ऊपर था, प्राइस कहाँ था 400 के आसपास, यहाँ पे मौका कब दिया 200 के आसपास, आज शेयर कहाँ पे है 800 पे है, मार्केट में गिरावट हुई,
अगर वो 700 पे आया तो 700 पे वैल्यूएशन वो काफ़ी सस्ती दिखाई गई, मतलब 700 पे कितना सस्ता वैल्यूएशन दिखा रही, लेकिन पुराना बंदा जो है इन वैल्यूएशंस पे भी वो शेयर आरएसआई थोड़ा महंगा दिखा रहा था। तो हमें इस तरह से लंबे समय के लिए टिकना चाहिए अच्छी कंपनीज में स्टेक को, क्योंकि आगे आने वाला जो पैसा हम कमाएंगे वो आज हम पहले तो लगा नहीं सकते थे कि भाई जब 200 पे गिरा था 500 पे गिरा था तब लगा लेते, भाई अब 700 पे गिरा तो अब वो हमें महंगा खरीदना पड़ेगा अगर कंपनी बढ़िया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी हमें समझना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इसकी बात करूं तो ये अब जैसे ये मैं क्या ट्रैक करूंगा कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये जब इन लेवल्स पे दिखाई पड़ जाए ड्यू टू एनी सेंटीमेंट्स, वहाँ पे बड़ा पैसा भी लगाया जा सकता है बशर्ते कंपनी में कोई कमी ना हो। अब आप यहाँ देखा होगा कि ये शेयर लगभग इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करा काफ़ी समय तक, और ये वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती भाई दिखाई गई अगर कंपनी आपको पहले ठीक लगे तब, और ये वैल्यूएशन एक मिड वैल्यूएशन दिखाई पड़ी थी, और अब शेयर जो है यहाँ पे है। और अगर अब ये देखो नीचे आ रहा है लेकिन रिस्की कंपनी, क्योंकि बहुत छोटा मार्केट कैप है, वो सब भी देखना है। ऐसा नहीं कि पूरी डिपेंडेंसी इस पे बनाई, ये भाई मुझे बहुत सस्ता मिला मैं इस पे चला जाता हूँ, वो सब भी आपको रखना पड़ेगा, पूरा गणित बना के रखना पड़ेगा। तो 10 की वैल्यूएशंस के आसपास ये जो है ये अब 12.5 के करीब आएगा, तो ये सोचते तो आरएसआई कितना है, मेरा स्टेक कितना है, मेरी डिपेंडेंसी कितनी है, मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, कंपनी पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। अब आप जाके कहीं जेंसॉल में ही देखने लगो तो वो तो फिर बिल्कुल ही मिट्टी मोल मिलेगा, तो वो चीज़ें भी नहीं होती हैं। अभी जैसे मैं जेंसॉल में अगर वॉच लिस्ट में चले जाएँ, शायद अगर मैंने हटाया ना हो तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वो तो जेंसॉल 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 पड़ा था क्या यहाँ पे, जस्ट मैं उससे दिखा के थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कंपनी को हमें समझना चाहिए। अगर मैं जाऊँ यहाँ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐड ऑन ही करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट ऐसे ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हाँ है इसमें पड़ा हुआ है, तो ये है। इसीलिए बोलते हैं डिपेंडेंसी भी किसी एक कंपनी पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि पता कुछ नहीं होता है कि कौन सी कंपनी कहाँ क्या कुछ फ्रॉड कर दे, इसलिए हमें उन सब चीज़ों पे चलना चाहिए। अब जैसे ये जेंसॉल जेंसॉल कहाँ गया, जेंसॉल जेंसॉल बिल्कुल भी इस कंपनी पर टिकने की अभी ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे ये है, अब शेयर ये करेक्टेड, अब इसमें देखना आप ये देखो, ये अब धरती पाताल लोग जा रहा है, खत्म हो रही है कंपनी। क्यों खत्म हो रही है वो रीज़न हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। तो अब आपको क्या, अब ऐसा नहीं अरे सर ये तो 14 के पी आरएसआई पे मिल रहा है मैं बाय कर लेता हूँ ना भाई। इसीलिए बोला जाता है कि कोई एक इंडिकेटर काम नहीं करता है, काम तब होता है कि हमें पहले कंपनी फाइनलाइज करनी है, बाकी जो पैरामीटर्स होते थे हम लोग जो चेकआउट करते हैं उन सब चीज़ों पे आपको कोई दिखाई पड़े कि हाँ यार ये मेरी अच्छी कंपनी है, जैसे वीबीएल है मेरी कंपनी अच्छी है, ये स्काई गोल्ड का प्रोजेक्ट्स वगैरह उन सब पैरामीटर्स पे सही जा रही है, हाँ ये कंपनी अच्छी है, हाँ एक ये कंपनी अच्छी है, हाँ ये डायनेमिक केबल्स थोड़ी रिस्की है बट ये कंपनी अच्छी है, मेरा पैसा इतना लगा है। आप जब वो फाइनलाइज हो जाए तब लगे, और तब ये गिरावट मिल जाए, ये गिरावट आपको क्यों मार्केट सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिल ही रही वो तो अलग है, लेकिन ये गिरावट आपको इसलिए और मिल रही है क्योंकि कंपनी खत्म है, उसने फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अच्छी कंपनीज अगर हैं और वो मार्केट सेंटीमेंट्स को ऐसे नहीं गिरेंगी ना भाई, वो अगर गिर रही है तो वो किसी न किसी सेंटीमेंट से गिरेंगी। भाई ठीक है, मालूम पड़ा एक 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 बॉम्ब गिरा दिया किसी ने किसी पे, ठीक है, या टैरिफ वॉर का कुछ बड़ा उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया 2 तारीख को, तो सब गिरता है ना। तो इस जगह पे हमें ऐसे मौकों की तलाश होनी चाहिए और उसमें फंड्स लगाना चाहिए। और आप जाके अब जो कह सकते हैं ना, इसलिए एक आसान जर्नी नहीं होती, आपको किसी के टिप पे काम नहीं करना चाहिए। जैसे अब मैं आज आरएसआई थोड़ा सा बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके जेंसॉल पकड़ लो, ठीक है, आप बने हुए लंबे समय के लिए बने हुए अरे भाई आपको अब चीज़ों को देखना पड़ा, और जितनी छोटी कंपनी हो उतनी बड़ी तगड़ी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो CSL का दिखा दिया, मैं अगला जैसे DCI का मैं आप 10 कंपनी का दिखा रहा था, तो DCI का जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा भी होना चाहिए आपको कि कंपनी आपको बिलीव वो सिस्टम पता होना चाहिए भैया ये कंपनी गड़बड़ करने वाली नहीं है, ये गिरावट है तो ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट्स है, या हो सकता है एक आध बार के रिजल्ट्स गड़बड़ है, तो उनका भी रीज़न देखना पड़ेगा कि भैया क्यों गड़बड़ है, क्या कुछ आगे आने वाले समय में कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं क्या, कैसा क्या कुछ है, वो सब पे जब फाइनल आ जाए तब हमें वैल्यूएशन देखनी चाहिए कि हाँ ये मार्केट सेंटीमेंट डाउन हुआ है और ये कंपनी मेरी बढ़िया वाली है, इन कंपनीज में इंटरनली कोई गड़बड़ नहीं है और ये इस वजह से डाउन है, तब वहां पे जाके आपको पैसा लगाने का तरीका आना चाहिए और वो फिर लंबे समय पैसा बनाने लगता है। ये सब मैं एक्सपीरियंस से धीरे धीरे चीज़ों को ग्रेजुअली मतलब सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। अब जैसे ये है DCI इन्फोटेक की बात करूँ, ये देखो अब ये इन पे 40 के आसपास आए। अब इस शेयर की हिस्ट्री देखो कि यहाँ पे ये 40 तक ये टच किया, अब इन लेवल्स को ये तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मुश्किल रहेगा। तो अगर स्टेक कम है
और कंपनी में कोई इंटरनल गड़बड़ नहीं है, एक सपोर्ट लाइन भी दिख रही है और आपका स्टेक कम है, कंपनी को एक बार जाके फिर दोबारा से फंडामेंटली एनालिसिस कर लो, चीज़ें देख लो क्या कुछ है, पुराने रिजल्ट्स देख लो, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख लो, सब कुछ है, मार्केट कैप कितना है तो कितना रिस्की है और आप फिर कितना फंड्स लगा सकते हो, आपके रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपने कितना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, कितना मार्केट आपके पास, सब कुछ, तो वो सब जगह पे हाँ भाई ठीक है थोड़ा सा लगा सकते। मान के चलो ये करेक्शन लेवल इस पे आता है, नीचे आता है, यहाँ पे आता है 30 के आसपास आ जाता है या 35 36 और आपको लगता नहीं कंपनी सब कुछ है, तो वहां पे हम अपने स्टेक्स को बढ़ाने का तरीका होता है। डीसी इन्फोटेक की बात कर ली, जैगल का जस्ट एक चार्ट और दिखा देता हूँ। अभी जैगल पे चीज़ें मुझे ठीक दिखती हैं, तो अब ये चीज़ें भी आपको समझना जानना आना चाहिए। अब ये जैगल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और अभी ये इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती है। और देख सकते हो कि जो अभी पैरामीटर्स हैं इसके पास, मतलब जो अभी ये देख सकते हो ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आई नहीं, रिसेंटली लिस्टेड है वो अलग बात है। और इस जगह पे शेयर हाई RSI वाइज ये महंगा हो गया था, RSI वाइज ये महंगा हो गया था, लेकिन आप ये देखिए कि इस पे भी किसी ने यहाँ पे जो खरीदा है तो ठीक है, ये यहाँ पे भी अगर मान लो ये दूसरा ये स्पाइक ये उन्हीं वैल्यूएशंस के आसपास अभी शेयर है, तो इतना समय के बाद जो यहाँ पे महंगे पे भी खरीदा, अच्छी कंपनी अपने इस चीज़ को बदलती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, तो वो पहले तो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब वही प्राइस, जो प्राइस यहाँ पे RSI को यहाँ दिखा रहा था, अब वही प्राइस, सेम प्राइस इट इज शोइंग ऑन दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बात भी हमें ध्यान चाहिए कि अब फ्यूचर में कंपनी में प्रोस्पेक्ट्स क्या दिख रहे हैं, सब कुछ है, आप कितना स्टेक बढ़ाना कितना करना वो उन जगहों पे चीज़ें करते हैं, और समय देने से, अच्छी कंपनीज में समय देने से ही पैसा बनता है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे जैगल, सी का इंटरप्लांट, चलो एक और देख लेते हैं और इसके बाद मैं जस्ट डायनेमिक केबल्स का और जरूर देखूंगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये अब वापस ये बाउंस, किसी ने बड़ी बाइंग कर ली, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लगाऊं तो अगर एक मिनट, तो अब ये देख सकते हो कि ये अगर चार्ट, हाँ ठीक है। तो अब जैसे ये इसने जो है 40 के नीचे 40 टच किया, बाउंस बैक कर गया 40। अब तो हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए इस बात पे कि अगर मुझे सीका में अपना पैसा बढ़ाना है, तो सीका में मुझे बढ़ाना है तो इट शुड कम, अभी नाउ डेज की बात करूं तो भाई ठीक है, यहाँ पे आएगा तो मैं पैसा बढ़ा दूंगा, बिकॉज एज पर RSI ये कंपनी मुझे प्रूवन दिखाई पड़ती, कंपनी में मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, अगर गड़बड़ फ्यूचर में दिखाई पड़ जाए तब फिर हमें उस हिसाब से डिसीजन को अपने बदलना आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मार्केट में सब लोगों का हिसाब नहीं बनता। जस्ट मैं ऐसे ही केन्स का भी एक नज़र मैं मार लेता हूँ, तो मैं अपना इंडिकेशंस इसी तरह से चीज़ों को बढ़ाने घटाने के हिसाब से। अब ये है, ये 4000 का प्राइस पे जो है अच्छा प्राइस दिखाया जा रहा है, ठीक है, वापस उठने लगा तो जो है फिर उठने लगा, और ये कंपनी कभी नीचे है दिखाई नहीं पड़ी। अगर मान के चलो ये यहाँ पे महंगी थी, हमें इस समय यहाँ नहीं पता था ना कि कंपनी अपना काम यहाँ तक पहुँचा देगी, तो अब वो उससे ऊपर है प्राइस, फिर भी उस जगह से हिसाब से सस्ता है। अब कल को कंपनी भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर दे, तो फिर क्या होगा कि ये फिर नीचे चलता चला जाएगा और आप कहोगे हाँ सस्ता मिल गया मैं बाय कर लेता हूँ। तो वो अपडेट्स लेना भी आपको समझ में आना चाहिए, और ऐसी 10 से 12 कंपनीज में डिपेंडेंसी एक पे ना रख के चीज़ों को करोगे तो फिर जो है बात बनने लगती है लंबे समय में, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि अब EMS लिमिटेड, अब इसके रिजल्ट्स उतने सही नहीं आते हैं। अब इसको डीप पढ़ा जा सकता है भाई, ठीक है कंपनी ने पहली बार नीचे इतना दिया है, तो अब ये जो है क्यों नीचे आई है, ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट्स, या कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ है, या इन्होंने अपने कुछ शोरूम्स को बंद किया है, तो क्यों बंद किया है, क्या कुछ है, कहीं फ्रॉड करने के चांसेस में तो नहीं है। तो वो एक कॉशन लाइन भी आपको समझ में आनी चाहिए, वो पैसा उस हिसाब से आपको लगाना भी आना चाहिए। मैं जैसे नीचे जाऊँ तो मैं जैसे डायनेमिक केबल्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं जैसे स्टेक को, मतलब अभी भी है पोटेंशियल जगह कि मुझे इसमें बढ़ाने का, मैं जो सोचता हूँ। अब आप देखते हो कि ये शेयर का प्राइस इस जगह पे था पहले, कब, ये टाइम आप देख सकते हो कि ये टाइम जो है लगभग 24 में था, और उस जगह पे ये जो प्राइस आप देख रहे हो, ये वाला प्राइस इसी के आसपास यहाँ पे अभी है, और ये प्राइस का तब RSI ये था। कंपनी ने कुछ अच्छा किया है तब तो जाके वापस जब वो उस प्राइस पे आया, और तब वो RSI अब इस जगह पे शो कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी के चीज़ों को दिखाता और समझाता है। और वहीं पे जब कंपनी का प्राइस जैसे ये शूट अप किया है, ऐसे ही ये शूट अप किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उन्हें पता आ रहा है ये कहाँ चला गया, निकाल लो पैसा।
तो वो चीज़ें खैर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो प्राइस जैसे 1100 पे गया तो ये RSI क्रॉस करके ऊपर पहुँच गया, ऊपर पहुँचा तो उन्होंने फटाक से प्रॉफिट बुकिंग कर डाली, उन्होंने पैसा बनाया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे फिर मैंने तो करीबन 700 के आसपास बाय किया है। अब ये इन लेवल्स पे इनके नीचे कभी भी जब जब मौका मिलेगा तो मैं अपने स्टेक्स को बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से बशर्ते कंपनी आपकी पड़ी हुई और समझदारी से ली हुई होनी चाहिए। अब RVNL की बात कर लो, RVNL ने ये स्पाइक्स दिए, क्या ये प्राइस मिले दोबारा? RSI वाइज ये स्पाइक्स हैं जो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे था, हालांकि जो भी चीज़ें हैं ठीक है। अब एज पर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर दिस प्राइस जो है पता नहीं कब चले। इसके जो अभी इसमें जो दिक्कत दिखाई पड़ रही है कि भाई आने वाले समय में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है टाइमली। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्लियंट्स और ये वो मिलना आसान नहीं होता, तो प्रोजेक्ट में देरी होती है। वो देरी है तो वो देरी होगी तो जब जब एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि काम चल नहीं रहा है, वो स्लो पेस में एग्जीक्यूशन है। तो हमें भी लंबे समय के लिए वो हैच करना, रुकना, आना, समझना आना चाहिए। आज आप बाय कर रहे हो, अगर मान के चलो मैं यहाँ से बाय करता हूँ, 2-3 साल 4 साल तक कंपनी नहीं चली बाई द चांस, और ये फ्रॉड करने वाला तो हिसाब है नहीं, बोला ठीक है नहीं चली तो आई विल वो 2-3 साल तक की जो सैलरी होगी धीरे धीरे जब भी कभी मुझे ऐसी इंडिकेशंस पे मिलेगा, आज भी मेरा इसमें लगा हुआ है 300 के आसपास ठीक है, तो मैं अपने स्टेक को बढ़ाऊंगा। डिपेंड करेगा मेरे पास कितनी स्टेक्स हैं, क्या कुछ है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें नज़र बना के और चीज़ों को रखना आना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जहाँ भाई एक जैसे ब्रदर हैं बोला नेगेटिव कमेंट पे ध्यान ना दिया करो, बात तो शायद सही है, लेकिन यार दूसरे की बंदे की मेहनत को थोड़ा सा करना आना चाहिए। आप सामाजिक के तौर पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। मेरा थोड़ा रॉ हिसाब है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला, ये डोली राम जी है, एस्कोनेट के बारे में एक बंदे ने बोला था फर्जी है, फ्लड है, बेच दो, ऑल टाइम हाई था तब, और अब डायरेक्टर प्रमोटर रिज़ाइन मार रहे हैं, धीरे धीरे झोल सामने आ रहा, तब तुम बड़ा नाटक कर रहे थे और अब रो रहा हो। भाई देखो, मैं नाटक करके आपसे और रो के आपसे, आप मेरे तो पैसे वापस नहीं कर दोगे, आप मुझे तो नहीं कुछ कर दोगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से भी मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ ठीक है, यहाँ जो मैं टाइम दे रहा हूँ ये भी भाई वैल्यू लगती है ना, मेहनत लगती है। अब कहोगे नहीं सर आप अपने चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कर रहे हो, तो भाई वो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो समझते हैं, जानते हैं कि मैंने कितनी अर्निंग्स कर ली, कितनी मैंने उस चैनल पे कर लिया और कितना मैं यहाँ रिस्क पे कर रहा हूँ, क्या मैं व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ, क्या मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ। हाँ ये मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट कह सकते हैं कि कुछ मैं गाइड नहीं करता हूँ, कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई कुछ नहीं करता हूँ। मैं अपनी लर्निंग्स को बोलता हूँ, जिसमें गलती भी होगी मेरी से गलती, आपकी ये बात हो सकता है सही भी हो, मैं चाहता हूँ ये ना हो सही, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, इन चीज़ों पे मुझे भी डाउट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉजिटिविटी के साइन है कि भाई मैंने जैसे जहाँ तक अभी तक की मेरी नॉलेज रही है, जो कंपनी पे मुझे अभी तक टिकाए रखने वाली बात है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है। हाँ गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि इतना बड़ा पैसा लगा, नहीं लगाना था इतना, ठीक है एक बात। दूसरी गलती कि जब ऊपर गया था तो मुझे वहाँ पे अपने लॉट को कम कर लेना चाहिए था, एक चीज। दूसरी गलती ठीक है, ये आगे के लिए काम करेंगे। तीसरी गलती कि भाई ठीक नहीं, तीसरी गलती नहीं, पॉजिटिविटी जो इस कंपनी में मुझे जो रोके हुए है उसके पीछे के रीज़न ये है कि भाई कंपनी में जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो ऑर्डर बुक मिले हुए, जो अभी जैसे जून, अब ONGC का जो ऑर्डर है वो जून तक एग्जीक्यूट होना है, 21-22 करोड़ का करीब ऑर्डर है, तो मार्जिन कुछ तो पैसा निकाल के लाएगी, तो अगले उसमें कुछ आएगा। मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट्स हो सकता है उतनी तरह से इंक्रीज ना हो, ठीक है, लेकिन 12 साल से कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से यहाँ तक पहुँची है। और अगर प्रोमोटर्स 200, 250, 300 करोड़ की ही विज़न के हिसाब से चले थे 2012 से अगर काम कर रहे हैं, मतलब पहले नॉट ऑन द शेयर मार्केट, पहले से भी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं थी पहले, प्राइवेट लिमिटेड थी, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी अगर इन्होंने कंटिन्यू की है, हो सकता है आगे कितना बढ़े ना बढ़े, लेकिन पता नहीं, लेकिन यहाँ तक अगर आए तो 200-400 करोड़ के लिए नहीं आने होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी रह गई बात, सॉरी काला हो गया, ये ब्लैंक हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बाकी जो इसमें पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से काम मिला हुआ है, डिफेंस से काम मिला हुआ है, एयरफोर्स वगैरह से भी काम मिला हुआ है, छोटे मोटे काम, और कंपनी ने जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करी है, और
एनवीडिया के साथ में जो इसकी छोटी सी पार्टनरशिप है, वो सब वेरेनियम क्लाउड ने नहीं दिखाई थी भाई। ठीक है, वेरेनियम क्लाउड में वो नहीं दिखाई थी। उन्होंने प्लेज कर रखा था, शेयर्स को निकाल रहे थे। इन्होंने जो निकालने के पीछे के जो रीज़न बताए वो ये बताए कि भाई कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल वारंट में इन्होंने पैसा उठाया और दूसरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इन्होंने ऐड ऑन करी अपने इसमें, और इससे जैसे छोटे मोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी से मिल रही। ओएनजीसी क्यों अपनी एक किसी फ्रॉड कंपनी को अपना ऑर्डर देगी यार? ठीक है, और जून तक को उसे कंप्लीट भी करना है तो उसे पैसा भी मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, प्रॉफिट्स को जनरेट ना कर पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो वो तो यार बहुत सारी कंपनीज में अप्स एंड डाउन चीज़ें होंगी। हाँ, ये मेरे लिए एक बड़ा बैट, रिस्की बैट है, ठीक है। और अगर कहीं रिजल्ट्स जैसे अभी आएंगे और कहीं चीज़ें डामाडोल दिखाई पड़ी, लगा कि नहीं यार पोटेंशियल उतना नहीं, अभी स्ट्रगल करेगी चीज़ें, तो आई कैन बुक माई लॉसेस। ठीक है, तो ये नहीं है 4 लाख रुपए का मैं कुछ तो मिलेगा, चलो ठीक है 1 लाख रुपए में लेके निकला, 3 लाख रुपए चले गए, तो वो भी मैंने यहीं से कहीं ई फैक्टर से उससे इससे कमाए, तो इन सब से सीख मिली। और मार्केट में दिए बिना तो भैया कोई नहीं कमा पाया, कितने भी बड़े स्मार्ट हो आज भी जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की डिसीजंस गलत जाते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड लेवल पे जाते हैं। मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया था जिस पे आपने कमेंट किया उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो कोई नेगेटिव खैर कमेंट वाली बात नहीं है, करो जरूर बताओ, लेकिन और आपका कंसर्न भी अच्छी बात है। मेरी नज़र बनी हुई है, पैसा है डाउन हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर इस तरह की बात होगी तो मैं लॉस भी बुक कर लूँगा भाई, तो रोने की बात नहीं है, रोने की ऐसी कोई बात नहीं। आज भी मैं करीबन 8.25 के करीब प्रॉफिट्स में हूँ, 9,80,000 के प्रॉफिट्स में बैठा हूँ 4 साल प्लस में, 4.25 साल मान लो या जो भी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बैठा हुआ हूँ, तो ठीक है। तो वो भी नहीं मतलब लोगों के बने, और पैसा ऐसा नहीं है मैंने पूरा इकट्ठा पहले ही लगा दिया 4 साल पहले, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैं ऐड ऑन करता हूँ, आज भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बाकी का जो आप लोगों के कमेंट्स उनमें मैंने लाइक ज़रूर कर दिया। बाकी भाई ये रजत रंजन जी, एसएमई से दूर रहने में भलाई है सर, इस गिरावट में यही सीखा हूँ मैं भी, एंड शायद आप भी। इसमें केवल पैसा अटक सकता है, बन नहीं सकता, बट एक्सिकॉन इवेंट इज़ गुड। एसएमई कंपनी ये गिरा भी बहुत बियर मार्केट में कम है, ठीक है। तो बात आपकी सही है, और मैंने बोला भी एसएमई कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन ये है भैया कि 10 लाख के प्रॉफिट्स आपके पोर्टफोलियो में बने हो। मैं एसएमई कंपनीज में आया हूँ जब मेरे उस प्रॉफिट्स को क्रॉस कर गया, और मैं धीरे धीरे करके, और वहाँ से भी मैंने सीखा है धीरे धीरे करके चीज़ों को कि किस तरह से ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, कहीं गलत भी जाएंगे कहीं सही भी जाएंगे, तो ठीक है। और गलती ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगर चैनल में आप लोगों को सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ तो मेरे से गलत नहीं होगा भाई, होगा, ठीक है। तो उन गलतियों पे भी हमें काम करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे ये देख सकते हो, ये एक्सिकॉन, ये भी लॉट वाली एसएमई कंपनी, ये अगर मान के चलो इस कंपनी को चलना है बाई द चांस, तो अब देख सकते हो कि ये यहाँ पे दिखा रहा है, इससे नीचे कभी क्रैकडाउन हो ही रही है, बार बार उसी लेवल 40 के सपोर्ट के आसपास चीज़ें होती है। तो आप इस पे जाओगे नहीं, आपके प्रॉफिट 10 लाख बने हुए होने चाहिए, तब आप ढूंढ रहे हो चीज़ों को, तो फिर आप सोच सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।